Hello everyone, so welcome to a new video. So we are starting with our sec paper, that is life skill education. So इसमें हम यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. So यूनिट 1 इज़ बेसिकली अबाउट लाइफ स्किल इंट्रोडक्शन. सो इसमें आपको लाइफ स्किल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको 3 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं. सो फर्स्ट सब टॉपिक इज़ बेसिक लाइफ स्किल, जिसमें आपको लाइफ स्किल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है. देन लाइफ स्किल एजुकेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और क्यों लाइफ स्किल एजुकेशन जो है उसकी ज़रूरत है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है. नेक्स्ट सब टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है लाइफ स्किल डेवलपमेंट फ्रॉम नेशनल पर्सपेक्टिव, लाइक नेशनल लेवल पे क्या क्या चीज़ें की जा रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ स्किल. एंड द थर्ड सब टॉपिक इज़ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़. सो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, हाउ इट इज़ अ फाउंडेशनल वैल्यू और कैसे इसका इंपॉर्टेंस है इन लाइफ स्किल. सो इसमें भी आपको टॉपिक्स दे रखे हैं लाइक लव, कंपैशन, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, पीस, ग्रेटिट्यूड, पेशेंस एंड टॉलरेंस. सो ये सारे टॉपिक्स भी इसमें आपको कवर करना है. सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1. सो आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1 पूरा कवर करने वाले हैं, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा. वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. फर्स्टली वी नीड टू लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्किल एजुकेशन. सो पहले तो स्किल क्या होती है. तो स्किल इज़ अ लर्नड एबिलिटी और कैपेसिटी विच हेल्प्स अस टू डू अ टास्क इन अ इफेक्टिव मैनर. सो ये एक एबिलिटी होता है. अगर इस एबिलिटी को हम रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आएँ और अगर हम इसका ऑप्टन यूज़ करें तो ये हमारी जो स्किल है वो हमेशा इम्प्रूव होगी. सो दे नीड टू बी अक्वायर्ड विद अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. सो एक स्किल पर्सन जो होता है वो कम टाइम में, कम एनर्जी, इवन कम रिसोर्सेज के साथ भी कोई काम कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ स्किल एजुकेशन. सो लाइफ स्किल जो होता है एक इम्पॉर्टेंट एबिलिटी है जो कि इंडिविजुअल को हेल्प करता है टू हैंडल एवरीडे चैलेंजेस एंड सिचुएशंस इफेक्टिवली. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ WHO, उसने लाइफ स्किल को कैसे डिफाइन किया है इसको देखते हैं. सो लाइफ स्किल को उसने डिफाइन किया है एज एबिलिटीज़ फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट enables इंडिविजुअल टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड एंड challenges of everyday life. In simple terms, this means like these skills helps people to think clearly, make good decisions, solve problems, manage emotions in ways that can lead to a happier and healthier life. Now, UNICEF also defined life skill education. So, it defined life skill education as a behavior change or a behavior development approach designed to address a balance of three areas. So, basically, तीन areas के balance को ये define करता है: knowledge, attitude and skills. ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो है वो ये बताता है कि नॉलेज जो है वो अलोन सफिशिएंट नहीं है. एज नॉलेज अलोन जो है एक मीनिंगफुल बिहेवियरल चेंज में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता. इट मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड प्रैक्टिकल स्किल्स. सो नाउ वी नीड टू स्टडी द नीड फॉर लाइफ स्किल, कि लाइफ स्किल की क्या नीड पड़ी. सो लाइफ स्किल्स आर नीडेड टू एवरी ह्यूमन बींग्स टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल. अपने आप का जो फुल कैपेबिलिटी, जो फुल पोटेंशियल, उसको रियलाइज़ करने के लिए लाइफ स्किल की ज़रूरत है. एंड टू हैंडल प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चन commonly encountered in our day-to-day life. These life skill help individual to become a well-adjusted and well-developed individual. It improve the relationship better, reducing conflict and handling interpersonal relationships. It also helps to promote mental well-being and help individuals maintain a balanced emotional state. It also boosts the confidence and self-reliance and contributing to personal success. It also equips them with the knowledge and confidence to make safe and healthy choices, boosting their decision making skills. It also helps them to deal with problems in day to day life. And lastly, it helps to prevent high risk behavior. Next, we need to study the life skill components. So, according to World Health Organization (WHO), life skill education basically consists of core components designed to equip individuals with the abilities necessary to lead a productive, healthy, and socially responsible life. So, WHO ने 10 core life skill components हमें दिए हैं as laid down by the World Health Organization, and these are self awareness, empathy, critical thinking, creative thinking, decision making, problem solving, effective communication, interpersonal relationship skills, coping with stress and coping with emotion. So ये सारे components हमें one by one डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ अवेयरनेस. सो सेल्फ अवेयरनेस क्या है. तो ये एक एबिलिटी है दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज आवर ओन थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर.
इसमें हम माइंडफुल होते हैं ऑफ आवर ओन थॉट्स, आवर ओन फीलिंग्स एंड एक्शंस दैट अफेक्ट बोथ अस एंड द पीपल अराउंड अस। सो सेल्फ अवेयर होने का मतलब है कि हम अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर को फुल्ली समझ रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और हम माइंडफुल हैं कि जो हम फील कर रहे हैं, फिर जो हमारे एक्शन है वो क्या है और वो कैसे हमको और दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। सो सेल्फ अवेयरनेस क्यों एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है, बिकॉज ये हेल्प करता है टू मेक बेटर डिसीजन, टू इम्प्रूव आर रिलेशनशिप्स, टू हैंडल स्ट्रेस इफेक्टिवली। सो व्हेन we are self aware, we will be able to evaluate our strength, our weaknesses, और जिससे हम पर्सनल ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, और इवन ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस को भी इम्प्रूव कर सकता है। सो लाइक सी अ एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सो इमेजिन यू आर वर्किंग इन अ टीम, और आपको रियलाइज़ हुआ कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि आपके आइडियाज़ को सुना नहीं जा रहा है। अगर आप सेल्फ अवेयर हो तो आप कुछ देर निकालोगे, अपने आप को समझोगे, आप रिकॉग्नाइज करोगे अपने फ्रस्ट्रेशन को, और आप ये डिसाइड करोगे कि अब मुझे शांति से अपने व्यूज़ एक्सप्रेस, या फिर मेरी बात जो नहीं सुनी जा रही उस कंसर्न्स को मुझे सामने वाले को बताना चाहिए। सो दिस विल हेल्प यू टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे तो आप कॉन्फ्लिक्ट करोगे, आप उनसे लड़ाई शुरू कर दोगे, एंड दिस कैन हैम्पर द रिलेशनशिप, या फिर जो भी आप टीम वर्क कर रहे हो उसको भी वो डिस्टर्ब कर सकता है। एंड तो इसीलिए आपको पहले तो सेल्फ अवेयर होना है, अपने प्रॉब्लम को समझना है, अपने फ्रस्ट्रेशन को एनालाइज करना है, उसमें काल्मनेस लाना है, एंड देन यू नीड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रीब्यूट करना है कि पॉजिटिवली टीम जो है वो वर्क करे। सेकेंड कॉम्पोनेंट इज़ एम्पैथी। सो एम्पैथी क्या है? तो एम्पैथी एक एबिलिटी है जिससे हम दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उसकी फीलिंग्स को हम शेयर करते हैं। सो इट गोज़ बियॉन्ड जस्ट फीलिंग सॉरी फॉर द समवन। आप इसमें क्या करते हो कि अपने आप को उसकी जगह पे रखते हो, और फिर उसके एक्सपीरियंसेस को, उसके इमोशंस को समझते हो उसके पर्सपेक्टिव से। एम्पैथी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल इसलिए है बिकॉज इट हेल्प्स यू टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस विद अदर, और ये आपके कम्युनिकेशन को, आपके रिलेशनशिप को, आपके कंपैशन को इंक्रीज करता है, and also helps to foster a strong relationship. Now suppose for example, imagine आपका कोई क्लासमेट है, वो फेल हो गया एग्जाम में, और वो बहुत डिस्करेज्ड फील कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देयर फीलिंग और टेलिंग देम टू जस्ट ट्राई हार्डर, आप उससे एम्पैथी शो कर सकते हो। आप ये समझ सकते हो कि उसके डिसअपॉइंटमेंट में का क्या रीज़न। आप उससे ऐसे बोल सकते हो दैट कि आई अंडरस्टैंड दिस माइट बी टफ फॉर यू, और आप उससे एम्पैथी शो करो, और आप उसको बोलो कि आप उसको इंकरेज करो दैट मुझे पता है तुम्हारा पोटेंशियल, तुम्हारा एबिलिटी क्या है, और नेक्स्ट टाइम तुम बेटर करना, और अगर ज़रूरत हो तो आप उसकी हेल्प भी करो। दिस इज़ व्हाट एम्पैथी इज़ ऑल अबाउट। तो इस हिसाब से एक सेफ प्लेस, एक सेफ स्पेस क्रिएट हुआ फॉर द पीपल टू फील हर्ड एंड सपोर्टेड। Component is critical thinking. So, critical thinking is the ability to analyze, evaluate, interpret information in a logical and reasoned way. So, it basically involves questioning assumptions, identifying biases, and making informed decisions. Like इसमें अपने personal biases जो होता है उसको दूर रखना पड़ता है, और जो भी आपको रिसर्च करने पे जो भी assumptions आ रहे हैं वो सबको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखना पड़ता है टू मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एविडेंस। क्रिटिकल थिंकिंग एक एसेंशियल लाइफ स्किल क्यों है? बिकॉज इट हेल्प्स यू टू मेक बेटर चॉइसेस, सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, एंड थिंक मोर इंडिपेंडेंटली। So by practicing critical thinking, you can approach challenges with a clear mindset and avoid being swayed by emotions or external pressure. For example, imagine you are deciding to buy a new phone. So instead of just rushing and purchasing the phone from market, you need to use critical thinking. Like डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को आपको एनालाइज़ करना चाहिए, उसको कंपेयर करना चाहिए, उनके प्राइसेस को, उनके रिव्यूज़ को एनालाइज़ करना चाहिए, और अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसको कंसीडर करना चाहिए। आपको किस चीज़ में, लाइक आपको कैमरा क्वालिटी बेस्ट चाहिए, या फिर आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा चाहिए, उसके स्टोरेज का आपको क्या चाहिए। इस टाइप से आपको एनालाइज़ करना है। दिस प्रोसेस विल हेल्प यू टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन रादर दैन सिंपली फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट्स और पीयर प्रेशर। आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एनालाइज़ करके तब क्रिटिकल थिंकिंग करके आपको डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग इज़ द एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। बेसिकली क्रिएटिव थिंकिंग में हम न्यू आइडियाज़ को जनरेट करते हैं टू अप्रोच प्रॉब्लम्स इन इनोवेटिव वेज। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग योर इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी टू फाइंड यूनिक सॉल्यूशंस और टू सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। क्रिएटिव थिंकिंग इज एन important life skill because it helps you to adapt a new situation, solve problems in effective ways, and to think independently. It encourages you to explore possibilities कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं इसको, और कौन कौन सा न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ मैं इसको लेके फिर उस चीज़ को सॉल्व कर सकती हूँ। इट श्योर्स यू टू लुक बियॉन्ड कन्वेंशनल मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो दैट यू आर अ पार्ट ऑफ टीम जिसको कि
एक न्यू मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करना है, सो रेदर देन स्टिकिंग टू द ट्रेडिशनल मेथड्स, यू एंड योर टीममेट कैन ब्रेनस्टॉर्म और डिफरेंट डिफरेंट फ्रेश आइडियाज आप जनरेट करो, सच एज यूजिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन क्रिएटिव वेज, कंबाइनिंग इंटरेक्टिव ऑनलाइन इवेंट्स। सो इस टाइप से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज लाने होंगे। योर विलिंगनेस टू थिंक क्रिएटिवली लीड्स टू कैंपेन्स दैट कैप्चर्स मोर अटेंशन एंड स्टैंड्स आउट कॉम्पिटिशन, वो डिफरेंट दिखे आपको थोड़ा। Next is decision making. So decision making is the ability to make choices by considering all available options. जितने भी options आपके पास available है उन सारे options को देख के फिर आपको decision लेना है. Evaluating all the possible outcome कि अगर हम ये decision लेंगे तो उसका outcome क्या आ सकता है, and selecting the most appropriate course of action. It is an essential life skill because it helps you to solve problem, achieve goal and take responsibility for your actions. Good decision making leads to better outcome in personal, academic and professional life. So it involves वेगिंग प्रॉज कि क्या इस डिसीजन के प्रॉज हो सकते हैं, क्या इसके कॉन्स हो सकते हैं, थिंकिंग अहेड, आपको उसके रिजल्ट तक सोचना होगा, एंड बीइंग कॉन्फिडेंट इन योर चॉइस, और जो आप डिसीजन ले रहे हो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आप एक न्यू लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो, सो योर रिसर्च, तो आपको पहले तो बहुत सारे ब्रांड्स को रिसर्च करना है, फिर उसके रिव्यूज़ पढ़ने हैं, प्राइसेस देखना है, उसके फीचर्स को कंसिडर करना है कि आपके लिए क्या-क्या फीचर्स इंपॉर्टेंट है और वो जो ब्रांड है वो कौन-कौन से फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, एंड देन यू नीड टू डिसाइड कि कौन-सा चीज़ मुझ कौन सा लैपटॉप जो है वो मेरे लिए सही है और कौन-सा मुझे बाय करना चाहिए। सो दैट लेटर आप जब उस लैपटॉप को यूज़ करो तो वो आपको उससे रिग्रेट ना हो। सो इस तरीके से आपको डिसीजन लेना है बाय कंसीडरिंग ऑल द पॉसिबल पॉसिबिलिटी एंड ऑल द पॉसिबल प्रॉस एंड कॉन्स। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई चैलेंज, कि क्या चैलेंज है, फिर आपको उसका पॉसिबल सॉल्यूशन सोचना है, उसको रिसॉल्व करने के लिए एक्शन लेना है। सो ये एक एसेंशियल लाइफ स्किल इसलिए बिकॉज ये आपको हेल्प करता है टू फेस डिफिकल्ट, जो भी आप डिफिकल्टी एवरीडे लाइफ वर्क स्टडीज में फेस करते हो उसको कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व करता है बाई फर्स्ट तो आपको जो सिचुएशन है प्रॉब्लम का उसको एनालाइज करना है, डिफरेंट ऑप्शंस क्या क्या आप इसमें कर सकते हो वो आपको एक्सप्लोर करना है, आपको बेस्ट पॉसिबल वे जो आप उसको टैकल करने के लिए यूज कर सकते हो वो सोचना है। सो बाई मास्टरिंग दिस स्किल यू बिकम द मोस्ट adaptable, creative and कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। सपोज इमेजिन करो कि यू आर स्ट्रगलिंग विथ टाइम मैनेजमेंट का इशू आपके साथ आ रहा है और आप हमेशा डेडलाइन मिस कर जाते हो। सो पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके अंदर कमी क्या है। तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पुअर टाइम का ऑर्गेनाइजेशन क्यों है। फिर आपको अपने डेली रूटीन को एनालाइज करना पड़ेगा, फिर आपको पता करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हो जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। सो इस तरीके से आपको सारे पॉसिबल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है, एंड देन यू नीड टू इंश्योर कि क्या बेस्ट पॉसिबल वे है कि मैं कौन सा रूटीन अच्छे से फॉलो करूँ फॉर अ वीक, जिससे कि आउटकम ज़्यादा अच्छा हो पाए और मैं डेडलाइन को भी मीट कर पाऊँ। So effective communication is the ability to express your thoughts, feelings, ideas clearly and to understand others in a way that leads to a meaningful interaction. So effective communication से आप अपने थॉट्स को समझते हो, अपने फीलिंग्स को समझते हो, दूसरे के आइडियाज़ को समझते हो और तब आप उससे कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करते हो। सो ये एक एसेंशियल लाइफ स्किल इसलिए है बिकॉज़ ये आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में और दूसरों के साथ अच्छे से काम करने में भी हेल्प करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट स्पीकिंग और राइटिंग वेल। इवन इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप दूसरे को एक्टिवली सुन पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो। इवन नॉन वर्बल क्यूज जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, इसको भी आप समझ पा रहे हो। इमेजिन अगर आप एक मीटिंग में हो एट वर्क एंड यू नीड टू एक्सप्लेन न्यू आइडियाज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, आपको पहले तो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे बिफोर स्पीकिंग, फिर आपको अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करना है, आपको विजुअल एड्स का हेल्प लेना है, इवन टू अंडरस्टैंड अदर्स। सपोज यू आर प्रेजेंटिंग और आपको लगता है किसी के अपने कलीग के फेशियल एक्सप्रेशन किसको समझ नहीं है, वो कंफ्यूज है, सो यू नीड टू स्टॉप एंड यू नीड टू आस्क कि क्या आपको क्लैरिफिकेशन का जरूरत है। यू नीड टू बी एक्टिव, यू नीड टू बी एक्टिव लिसनर एंड यू नीड टू शो एम्पैथी। सो अगर आप ऐसा करोगे तो इट इंश्योर्स द मैसेज इज अंडरस्टूड एंड इट हेल्प्स टू क्रिएट अ मोर collaborative environment. Next is interpersonal relationships. So interpersonal relationship refers to the connection we form with others, whether they are with family, friends, colleagues. So developing a good interpersonal skill is essential because it helps in creating healthy, supportive, positive relationship. ये skill जो है ये आपको help करता है to communicate effectively, manage conflict, show empathy, work cooperatively with others. So strong interpersonal relationships is important for emotional well-being, collaboration, and success in personal and professional life. Example: imagine you and your friend have a small misunderstanding due to miscommunication. So instead of letting these misunderstandings grow, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से communicate नहीं करोगे तो दिन बर दिन ये जो misunderstanding है वो बढ़ते जाएगा. So your approach in this situation is to calmly discuss कि आप दोनों क्या फील कर रहे हो, एंड यू नीड टू एक्टिवली लिसन ईच अदर्स कंसर्न। एक दूसरे को फीलिंग्स को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना पड़ेगा एंड यू नीड टू मेक एफर्ट टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव एज वेल। सो एज अ रिजल्ट बोथ ऑफ यू विल क्लियर अप द कंफ्यूजन और इससे आपका ट्रस्ट इंप्रूव होगा एंड इवन दिस विल इंप्रूव योर फ्रेंडशिप। Now the next is coping with stress. So coping with stress is the ability to manage and handle difficult situations or emotions in a healthy way. So stress क्या है, तो stress आजकल तो normal part of life बन गया है, but how we respond to it make a big difference in our mental and physical well-being. So developing this skill is will help you to stay calm. तो पहले तो ये आपको calm रहने में मदद करेगा। Even
focus during tough time, allowing you to overcome challenges more effectively. So coping with stress involves using strategies to reduce pressure, manage emotions, maintaining balance in your life. Imagine करो कि आप stress हो about the upcoming presentation at school, and अगर आप ये पहले रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि स्ट्रेस क्यों आ रहा है, तो आप इंस्टेड ऑफ लेटिंग एंग्जाइटी, उस स्ट्रेस से एंग्जाइटी अगर बनेगा तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उससे पहले अगर आप रिकॉग्नाइज कर लोगे अपने स्ट्रेस को, और फिर अगर आप उसके मेजर्स लोगे, लाइक आप पहले से उसके लिए, अगर प्रेजेंटेशन है तो पहले से उसके लिए प्रिपेयर करने लोगे, इवन अगर आप दूसरे अपने फ्रेंड्स को उसको सुनाओगे, फिर वो आपको एडवाइस देंगे टू इम्प्रूव, कैसे इंप्रूव करो, या फिर आप मिरर के सामने जाके अपने प्रेजेंटेशन पहले डिलीवर करोगे, तो आप खुद से रीअश्योर कर लोगे कि अच्छा मैं इस टाइप से मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे ऐसे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो आप उस दिन पैनिक नहीं करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट कोपिंग विद स्ट्रेस। नेक्स्ट इज कोपिंग विद इमोशन। So coping with emotion is the ability to understand, manage, express your feelings in healthy and constructive way. So emotions we know are natural and a part of human being. But sometimes अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इनको handle करना difficult हो जाता है. Developing this life skill will help you to deal with emotions such as anger, sadness, fear, frustration without letting them control your actions. So by learning how to cope with emotions, we can maintain our emotional balance, we can improve our relationships, we can make better decisions. Suppose करो कि आप बहुत ज़्यादा sad हो बिकॉज ऑफ सम पर्सनल लॉस, सो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग योर फीलिंग्स और बिकमिंग विदड्रॉन, अगर आप उस चीज़ को समझ लेते हो एंड उस चीज़ को आप अपने फैमिली मेंबर्स को एक्सप्रेस करते हो, फिर अपने फ्रेंड्स को उसके साथ ये चीज़ शेयर करते हो, एंड इवन इफ यू लेट योर सेल्फ क्राई और एक्सप्रेस योर सॉरो, सो इट विल टेक टाइम, बट अगर आप अपने को उन सारी एक्टिविटीज़ में इंगेजिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लोगे, तो धीरे धीरे वो जो आपका सैडनेस है वो कहीं न कहीं टेक अवे हो जाएगा, कहीं न कहीं वो कम हो जाएगा। सो ओवर टाइम दीज़ coping strategies will help you to manage your grief in a healthy way and gradually heal. So this was all about the component of the life skill. So the next subtopic which we need to study is life skill development national perspective. सो इसमें बेसिकली हमें यही देखना है कि कैसे इंडिया में नेशनल लेवल पे जो है लाइफ स्किल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। सो लाइफ स्किल एजुकेशन जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट है। बेसिकली दिस हेल्प्स इंडिविजुअल टू लीड अ बेटर लाइफ बिकॉज ये एबिलिटीज बिल्ड करता है इन एन इंडिविजुअल, सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल मैनेजमेंट, जिससे कि एक इंडिविजुअल एक बेटर लाइफ जी सके। इंडिया में लाइफ स्किल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है एट नेशनल लेवल थ्रू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ग्लोबल फ्रेमवर्क, रीजनल एक्सपीरियंसेस। ये सारे एफर्ट्स जो हो रहे हैं उनका एम बेसिकली यही है कि टू प्रिपेयर इंडिविजुअल्स, स्पेशली द यूथ, टू फेस पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल चैलेंजेस इफेक्टिवली। नेशनल एफर्ट्स टू प्रमोट लाइफ स्किल एजुकेशन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इंक्लूड लाइफ स्किल इन एजुकेशन। रिपोर्ट्स लाइक अगर आप एजुकेशनल स्टैटिक्स एट अ ग्लेंस देखो ऑफ 2014 और 2016, तो वो दिखाता है कि कैसे प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करने पे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, एम्प्लॉयबल स्किल्स को स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है। प्रोग्राम्स जैसे कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसको स्टैब्लिश किया गया, एंड द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, जिसके अंदर आपको सेक्वैक जी जैसे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए। सो दे फोकस ऑन क्रिएटिंग अ वेल राउंडेड एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी ऐड की जाए। सो ये सारे इनिशिएटिव्स जो इनका मेन एम है टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अडेप्ट टू अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। क्रिटिकल थिंकिंग को लाइफ स्किल एजुकेशन का एक मेन कंपोनेंट माना गया है, जैसे कि जो एक स्कॉलर है सेन मधुचंदास, उनका वर्क है इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग, उसमें बताया गया है कि सो द गोल टू टीच स्टूडेंट इज हाउ टू थिंक इंडिपेंडेंटली, और वो कैसे अपने इन्फॉर्मेशन को इवेलुएट करे, कैसे वो लॉजिकल डिसीजंस ले। सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे इन द टुडेज फास्ट पेस्ड एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की इंडिविजुअल अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके, क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ को वो इवेलुएट कर सके। नेक्स्ट इज ग्लोबल आइडियाज अप्लाइड टू इंडिया। सो इंडियाज का जो लाइफ स्किल एजुकेशन सिस्टम है उसको ग्लोबल फ्रेमवर्क से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला। फॉर एग्जांपल WHO ने लाइफ स्किल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स इन स्कूल एंड आउटलाइन उसको 10 कोर लाइफ स्किल कंपोनेंट्स दिए, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ, सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्पैथी, स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो ये सारे आइडियाज जो है हैज़ बीन अडेप्टेड इन इंडिया टू एड्रेस चैलेंजेस लाइक पीयर प्रेशर, बुलिंग, मेंटल हेल्थ इशूज। सो इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लार्जर साउथ एशियन रीजन जो कि बहुत सारे शेयर्ड चैलेंजेस फेस करते हैं, बेसिकली लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, लैक ऑफ रिसोर्सेज। सो लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन अगर हम दें तो दे प्रोवाइड द स्ट्रैटेजीज फॉर ओवरकमिंग दीज इशूज। सो इंडिया बेसिकली दे पुट स्पेशल फोकस टू द रूरल एरियाज एंड अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़। वहाँ पे लाइफ स्किल एजुकेशन की ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट कि उनको हेल्प मिले कि वो इन सारे इशूज़ को ओवरकम कर पाएँ, और जो इंडिविजुअल है वो सेल्फ रिलायंट और कॉन्फिडेंट फील कर पाएँ। लाइफ स्किल एजुकेशन जो है ये वुमेन को एम्पावर करने में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। लाइक वेरियस प्रोग्राम्स आर रनिंग दैट फोकसिंग ऑन हेल्पिंग गर्ल्स वुमेन्स टू बिल्ड स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, लीडरशिप, फाइनेंशियल लिटरेसी। सो ये सारी इनिशिएटिव्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब इंकरेज करते हैं गर्ल्स टू गेन एजुकेशन, लाइफ स्किल, जो कि उनको इनेबल करे टू ब्रेक बैरियर्स एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। सो नाउ अगर इन सारे प्रोग्राम को चलाया जा रहा है या फिर इन सारे प्रोग्राम को सेट किया जा रहा है, बट
मेन चीज़ ये है कि क्या ये प्रोग्राम सही में रन कर रहे हैं क्या, या इफ़ेक्टिवली और स्मूथली रन कर रहे हैं और इनका अब तक कितना सक्सेस मिला है। सो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएटिंग द लाइफ स्किल प्रोग्राम इज़ वेरी क्रूशियल, सो दैट हम इंश्योर कर पाएँ कि लाइफ स्किल जो हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ये रियल में इफ़ेक्टिव है भी या नहीं है। सो ग्लोबल लाइफ स्किल एजुकेशन इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ इट हाइलाइट्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू मेजर द सक्सेस ऑफ द लाइफ स्किल एजुकेशन। इंडिया में basically this involves tracking how these programs improve areas like employability, mental health, social integration. For example, अगर स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अगर ऑप्ट इन एक्सेस करे कि जो स्टूडेंट है वो बेटर प्रिपेयर्ड है कि नहीं, कि वो ऐसे नॉर्मल प्रेशर्स लाइक स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहा है या नहीं, या फिर वो कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहा है या नहीं, या फिर वो डिसीजन मेकिंग कर पा रहा है या नहीं। तो इस टाइप से अगर हम अपने छोटे लेवल पे ही अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो हम बेटर इसको इवैल्यूएट कर पाएँगे कि ये प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रेस कर भी पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। नाउ द थर्ड सब टॉपिक व्हिच वी नीड टू स्टडी इज़ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, एंड these universal human values are considered as the foundation of the harmonious society. So universal human values are the fundamental principle which shapes our cultural and societal boundaries. It promotes human well-being and harmonious living. तो ये सारे वैल्यूज़ जो हैं दैट इंक्लूड लव, कंपैशन, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, पीस, ग्रैटिट्यूड, पेशेंस, टॉलरेंस, these are the universal human values and these serve as a guiding force for positive behavior and positive interaction, ताकि जो हमारा सोसाइटी है वो हार्मोनियस रहे और हम वेलबींग और हार्मोनी के साथ सोसाइटी में इंटरेक्ट करें या फिर हम कोएग्जिस्ट करें या फिर हम रहें। Now, some universal human values are given like love, compassion, truth, non-violence, peace, gratitude, patience and tolerance, और इन सबको हमें वन बाय वन पढ़ना है। सो अगर बात करें लव एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, सो लव क्या है? तो लव एक फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यू है विच सेव्स आर कल्चरल, रिलीजियस, सोसाइटल बाउंड्रीज। इट सर्व्स एज अ फाउंडेशन ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप एंड सोसाइटल वेलबींग. It also encompasses a range of emotions. Definitely, love includes a range of emotions, behaviors that is characterized by intimacy, passion, commitment, fostering care, closeness, protectiveness, and attraction and affection. So when we talk about the love manifest, so love जो है वो बहुत सारे forms में exist करता है. Whether it can be a parental love, the love and affection and care of a parent which the parent provide for their children, forming the basis of a child's emotional development. It can be a romantic, a deep emotional connection between partners characterized by passion, intimacy, commitment. Another kind of love can be platonic, that is affectionate relations between friends grounded in mutual respect and shared experience. And another can be self love. Universal love is also a form of love, and universal love is also a form of love, which is basically the love that goes beyond the personal relationships, encompassing compassion, empathy for all the living beings. Truth जो है एक essential human value है. So truth is essential in building trust, integrate relationships and society. So truth जो है वो encourage करता है honesty को, transparency को. It also encourages understanding and cooperation. ट्रुथ जो है वो बहुत सारे फिलोसॉफिकल और रिलीजियस टीचिंग में एज अ सेंटर माना गया है, एज अ मीन्स माना गया है टू अचीव द एनलाइटमेंट एंड मोरल क्लैरिटी. नेक्स्ट इज नॉन वायलेंस. तो नॉन वायलेंस बेसिकली प्रमोट करता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जिसमें कि जो भी हार्म है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो कि काइंडनेस, रिस्पेक्ट फॉर ऑल बींग्स, ये सब हम इसमें इंक्लूड करते हैं. अगर आप महात्मा गांधी की फिलोसफी में देखोगे तो नॉन नॉन वायलेंस, अहिंसा का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा. दैट वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, एंड इट वाज अ कोर प्रिंसिपल, एंड इट इज अ कोर प्रिंसिपल इन जैनिज्म एज वेल. नेक्स्ट ह्यूमन वैल्यू इज पीस. तो पीस का सिर्फ ये मतलब नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं है. पीस का मतलब ये भी होता है कि अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन, टॉलरेंस, ये सब प्रेजेंट है. तो पीस इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ हार्मोनी दैट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज टू फ्लोरिश. पीस का जो कॉन्सेप्ट है वो डीपली रूटेड इन वेरियस रिलीजियस फिलोसफिकल ट्रेडिशन, और ये एम्फेसाइज करता है अबाउट द इनर पीस एंड सोशल हार्मोनी. नेक्स्ट ह्यूमन वैल्यू इज ग्रेटिट्यूड. तो ग्रेटिट्यूड हमें ये सिखाता है कि जो भी हमारे पास है उसको हम कैसे अप्रिसिएट करें, और जो हमें काइंडनेस मिल रही है, जो हम रिसीव कर रहे हैं, उसको हम कैसे अप्रिसिएट करें. सो ये हमें एक फुलफिलमेंट का सेंस क्रिएट करता है, एंड इट फॉर्म्स द कनेक्शन विद अदर. अगर हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, और इट कैन लीड टू द वेलबींग, बिकॉज जो हमारा फोकस है वो निगेटिव से हटके कि हमारे पास ये चीज़ की कमी है, मतलब सारा अगर निगेटिव थॉट से हटके हम पॉजिटिव फुलफिलमेंट की ओर जाएंगे, अबंडेंस की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली इट कैन हेल्प अस इन इंक्रीजिंग हैप्पीनेस एंड वेलबींग. नेक्स्ट ह्यूमन वैल्यू इज पेशेंस. सो पेशेंस बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है इन डीलिंग विद लाइफ चैलेंजेस, encouraging calmness and resilience in the face of difficulty or sudden challenging situation. So it allows individuals to endure difficult situation without frustration. बिना फ्रस्ट्रेशन के, पेशेंस के साथ हम कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करें, लीडिंग टू अ बेटर डिसीजन मेकिंग, इमोशनल रेगुलेशन.
द लास्ट ह्यूमन वैल्यू इज़ टॉलरेंस। सो टॉलरेंस इट एम्फसाइजेस एक्सेप्टेंस, जो भी डिफरेंसेस है उसको हम एक्सेप्ट करना सीखें। अलाउइंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड टू को एग्जिस्ट, साथ में कैसे डाइवर्स बैकग्राउंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव के लोग कैसे को एग्जिस्ट करते हैं, कैसे कोलैबोरेट करते हैं इन हारमोनियस मैनर। सो टॉलरेंस हमें यही सिखाती है। इट फॉस्टर्स एन एनवायरनमेंट जहाँ पे डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। सो टुगेदर ये सारे वैल्यूज जो है वो एक फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं फॉर इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटीज, कि वो साथ में रहे इन अ वे जो कि पीसफुल हो, कंड्यूसिव हो, एंड विच प्रमोट्स द वेलबिंग ऑफ ऑल। सो दे गाइड आवर एक्शंस, डिसीजंस, इंटरेक्शंस इन द वर्ल्ड, जो कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है।